रोजगार और करियर्स के नए नए विकल्पों के आ जाने, नए नए एवेन्यूज के खुल जाने के बावजूद डॉक्टर्स बनने, एमबीबीएस करने और डॉक्टरों के पेशों का चार्म तीनों में ही तनिक भी कमी नहीं आई है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये चार्म बढ़ा ही है। स्टूडेंट्स डॉक्टर्स तो बनना चाहते हैं, उन्हें एमबीबीएस से जुड़े सारे संस्थानों और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी पता है, लेकिन उससे पहले की जानकारियों बोले तो प्री रिक्विजिट का क्या। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं करियर 360 और आज के वीडियो में हम इन्हीं जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट्स टू स्टडी। सबसे पहले आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई करनी जरूरी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट बेहद जरूरी है, खासकर आईबी आदि जैसे बोर्ड वाले छात्र इस नियम को नहीं जानते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा में पीसीबी की पढ़ाई की है या कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, तो आप नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस और एज फैक्टर। आपको 10+2 इंटरमीडिएट या समकक्ष में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर तक आपकी आयु 17 या 17 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। नीट ये सिर्फ इकलौती प्रवेश परीक्षा है जिसकी रैंक को देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस प्रवेश के लिए माना जाता है। रैंक पाने के लिए आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना होगा। उपलब्ध सीमित सीटों के साथ एक अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस सीट पाने के लिए बहुत अच्छी नीट रैंक जरूरी है। डोमिसाइल, ये पॉइंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। संबंधित राज्यों में एमबीबीएस प्रवेश और ये 85% सरकारी सीटों के लिए है। राज्य में 100% निजी सीटें निवासी मानदंडों पर आधारित है। राज्य के लिए अपने स्वयं के छात्रों को प्राथमिकता देना आम बात है और इससे मेरा तात्पर्य उन छात्रों से है जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राज्यों में की है या वहां के निवासी हैं या कहे तो वहां निवास करते हैं। अधिकांश राज्य ये भी पूछते हैं कि छात्र कक्षा 11 और 12 समेत राज्य में एक निश्चित संख्या में वर्षों तक अध्ययन करें। एमबीबीएस प्रवेश में निवास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर अगर आप अपने राज्य में एक सरकारी कॉलेज का लक्ष्य बना रहे हैं। अधिवास प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि आप एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष राज्य के निवासी हैं। इसलिए इन नियमों की जांच करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप अपने ही राज्य में एमबीबीएस सीट के लिए आवेदन करने का मौका खो देंगे। हालांकि इन नियमों में हमेशा एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। कभी कभी अगर आपके माता पिता राज्य के स्थायी निवासी हैं तो अधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रिजर्वेशंस। इस पॉइंट को छात्र समझने में हमेशा गलती करते हैं। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी जैसे आरक्षण अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। केंद्रीय सूची और राज्य सूची अलग होती है। कभी कभी राज्य में जो श्रेणी होती है वो केंद्रीय सूची में नहीं होती है या इसके विपरीत भी हो सकता है। ऐसे में उक्त वर्ग के विद्यार्थियों को काउंसलिंग के दौरान सावधानी बरतनी होगी। अखिल भारतीय काउंसिल और आवंटन के लिए आमतौर पर ओबीसी, एससी और एसटी की केंद्रीय सूची को देखा जाता है, जबकि राज्य अपनी अपनी सूचियों पर विचार करते हैं। इसलिए भले ही कोई छात्र अपने राज्य में आरक्षित वर्ग का हो, वो अन्य राज्यों में सामान्य वर्ग का हिस्सा होगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है धार्मिक और अल्पसंख्यक या भाषाई कोटा। कुछ डीम्ड विश्वविद्यालयों के साथ निजी कॉलेज भी इन श्रेणियों में आते हैं। ऐसे संस्थानों का उनकी श्रेणी के अनुसार अलग कोटा होता है। उदाहरण के लिए येनेपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में मुस्लिम श्रेणी का कोटा है। इसी तरह एसबीकेएस मेड, उदाहरण और रेस सेंटर सुमनदीप विद्यापीठ में जैन कोटा है। सीएमसी में ईसाई कोटा है। एजेआईएमएस बैंगलोर में तुलु कोटा है। एमवीजेएमसी चन्नासंद्रा बैंगलोर में तमिल कोटा है और वीआईएमआरसी बैंगलोर में तेलुगु कोटा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। खेल, रक्षा आदि जैसी अन्य विशेष श्रेणियां भी हैं जो फिर से राज्य की नीतियों पर निर्भर नहीं है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि निजी और डीम्ड कॉलेजों में एनआरआई उम्मीदवारों के लिए कोटा होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो यही होती है। ओसीआई उम्मीदवारों के साथ पहले भारत में अध्ययन करने वाले ओसीआई उम्मीदवारों को भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाता था, लेकिन अब नए रूल्स आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मार्च 2021 से पहले ओसीआई पीआईओ कार्ड हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पहले कंसीडर किया जाएगा भारतीय नागरिकों के रूप में। इसलिए अगर आपका ओसीआई प्रमाण पत्र 4 मार्च 2021 से पहले का है और आपने भारत में पढ़ाई की है तो आप केवल ओपन श्रेणी में भारतीय सीटों के लिए पात्र हैं, नहीं तो आप विदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, जो है अन्य राज्यों में सरकारी कोटे के लिए आवेदन करने की पात्रता। ये पॉइंट गौर करने का है। भारतीय उम्मीदवार भी राज्य सरकार कोटा के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं, जब तक कि उनके पास निवास या अधिवास पात्रता ना हो। ज्यादातर छात्र सरकारी कोटा सीटों के लिए केवल अखिल भारतीय प्रक्रिया और अपना राज्य ही देख सकते हैं। हालांकि वे अन्य राज्यों में प्रबंधन कोटा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगर सीट आवंटन के लिए जरूरी हो तो एनआरआई श्रेणी में रूपांतरण पर भी गौर किया जाता है। ये स्पॉन्सर्ड सीट्स होती हैं और कई उम्मीदवार इसका फायदा उठाते हैं। हर साल छात्रों को अपनी उम्मीदवारी को भारतीय से एनआरआई में बदलने का मौका दिया जाता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका कोई प्रत्यक्ष रिश्तेदार होना चाहिए, पिता, माता, चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई या बहन जो एनआरआई हो और आपकी सीट को स्पॉन्सर करने के लिए खड़े हों। कई छात्र इसका उपयोग नीट रैंक कम होने पर सीट पाने के लिए करते हैं। सीटें महंगी हैं और फीस यूएसडी में आती है, जबकि आम तौर पर राज्य के एनआरआई उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। ये कोटा कई राज्यों में अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध है। डीम्ड विश्वविद्यालयों, निजी कॉलेजों के अलावा एम्स दिल्ली और राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के कुछ सरकारी कॉलेजों में भी एनआरआई सीटें हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। उद्देश्य अखिल भारतीय और राज्य परामर्श की बेहतर समझ होना। छात्रों को साफ तरीके से पता होना चाहिए कि सीट आवंटन 2 अलग अलग प्रकार का होता है। एक अखिल भारतीय काउंसिल है जो अधिवास मुक्त है और देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों और 100% डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू और बीएचयू संस्थान, अधिवास कोटा समेत। ईएसआईसी 100 सीटों के लिए आवंटन के लिए है। एम्स और 100% जिपमर, इसमें नीट रैंक वाला कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। अब बात करते हैं राज्य काउंसलिंग की। अब ये संबंधित राज्य अधिकारियों के पास है और ये राज्य के सरकारी कॉलेजों की 85% सीटों और निजी कॉलेजों की 100% सीटों के लिए है। इनमें से सरकारी सीटें और 50% निजी कॉलेज सीटें राज्य कोटे के अंतर्गत आती हैं और राज्य के छात्रों के लिए खुली हैं। प्राइवेट कॉलेजों की बाकी सीटें मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई आदि के तौर पर खुली हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, यानी अपवादों की। एएफएमसी दिल्ली राज्य और आईपी विश्वविद्यालय काउंसलिंग ये अखिल भारतीय परामर्श पोर्टल के माध्यम से है। एएफएमसी पुणे के लिए पंजीकरण अखिल भारतीय पोर्टल के माध्यम से होते हैं, लेकिन आवंटन संस्थान करता है। आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली राज्य कोटा अखिल भारतीय पोर्टल के माध्यम से है, लेकिन उन छात्रों के लिए खुला है जिन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली में ही की है। अब बात करते हैं कि बॉन्ड क्या है और उनके निहितार्थ क्या हैं। ये एमबीबीएस सीट आवंटन का एक अभिन्न अंग है। ज्यादातर राज्य ग्रामीण सेवा बॉन्ड या विच्छेदन बॉन्ड की मांग करते हैं। राशि अलग अलग होती है। निजी कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के पास डिस्टिंक्शन बॉन्ड है, फिर से राशि अलग अलग होती है।
प्रवेश बॉन्ड या विच्छेदन बॉन्ड का मतलब है कि अगर आप पाठ्यक्रम आधा छोड़ देते हैं तो आपको एक समर्पित राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर सर्विस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि एमबीबीएस पूरा करने के बाद आपको एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सरकारी अस्पताल में काम करना होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होगी। बॉन्ड की रकम 3 लाख रुपए से लेकर 5 साल की पूरी एमबीबीएस फीस तक होती है। इसके बाद आती है फीस। खैर, निजी कॉलेजों की फीस ज़्यादातर हर राज्य की रेगुलेशन कमेटी तय करती है। फिर भी सरकारी कॉलेज में फीस डीम्ड विश्वविद्यालयों या यहाँ तक कि निजी कॉलेजों की तुलना में बहुत कम है। फीस का भुगतान आमतौर पर 4.5 लाख तक करना होता है। जैसे एम्स में एक सीट की कीमत प्रति वर्ष 10,000 रुपए से कम होगी, जबकि निजी कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए से शुरू होती है और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। उच्च सीमा 22 से 25 लाख मानी जाती है। ये सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए फीस है। एनआरआई श्रेणी के लिए फीस बहुत ज्यादा है। ये अंतर सरकारी सीट को बहुत वैल्यूएबल बनाता है और यही सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए भारी प्रतिस्पर्धा का कारण है। ये सब एडमिशन से ठीक पहले ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको पाठ्यक्रम और अवधि, आप किस प्रकार का काम और स्टडी करेंगे, इसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए होगी। भारत में एमबीबीएस 5.25 साल का कोर्स है, जिसमें अस्पताल में 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। एमबीबीएस का सिलेबस टफ होता है। आप 5 सालों में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी शामिल होता है। ढेर सारी पढ़ाई और लंबे समय तक पढ़ाई और रातों की नींद सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहें। पूरे शेड्यूल में व्यवहारिक प्रशिक्षण जोड़ें। आपको कुछ सालों के लिए सामाजिक जीवन से अलग होना पड़ सकता है। लास्ट ईयर ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के अलावा अस्पताल में अनिवार्य इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इंटर्नशिप आपको मरीजों का इलाज करने का व्यवहारिक अनुभव देती है, यानी प्रैक्टिकल देती है। इस अवधि के दौरान आपने कक्षा में जो कुछ भी सीखा है उसे आप लागू कर सकेंगे। ये अवधि वो समय है जब आप तय कर सकेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किस विशेषज्ञता में आपकी रुचि सबसे ज्यादा है। खैर, भारत में या कहीं भी एमबीबीएस करना आसान नहीं है, हालांकि तैयार रहने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें info@career360.com पर लिख सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए Careers 360।